एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम ऑन लेट्स लर्न केमिस्ट्री चैनल। आई होप स्टूडेंट्स आप सब अच्छे होंगे और स्टडी अच्छी चल रही होगी। और नहीं चल रही है तो करना स्टार्ट कर दीजिए। स्टूडेंट जितना टाइम जा चुका है वो पास्ट है आपका, उसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते। प्रेजेंट पे ध्यान दीजिए तो फ्यूचर अपने आप अच्छा हो जाएगा। तो आज की वीडियोस में एक बच्चे का आया था हमें 11th क्लास का कि आयनिक इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन को समझ नहीं आ रहा तो थोड़ी वीडियोस बना दीजिए। तो हम इस चैप्टर को 2 ही सिंगल शॉर्ट वीडियोस में कवर कर लेंगे। आज की वीडियोस में हम हाफ पोर्शन कंप्लीट कर देंगे, एक और वीडियो मिलेगी जिसमें हम पार्ट 2 कंप्लीट कर देंगे। तो 2 वीडियोस ऐसे ही इक्विलिब्रियम पार्ट 1 की अगर वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, वो भी हम सिंगल शॉर्ट वीडियोस में कर देंगे। काफी इजी है वो तो, ठीक है। तो आयनिक इक्विलिब्रियम इन सॉल्यूशन हम आज डिस्कशन करने वाले हैं, थोड़ा सा आपको बताएंगे। देन पार्ट 2 में सेकंड जो वीडियोस है वो हम स्टेट के आपको देने वाले हैं। तो सुनिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ थिंग्स क्या है, आयनिक इक्विलिब्रियम इन सॉल्यूशन क्या है। तो सबसे पहले 2 पार्ट हैं इसके, क्लास 11 केमिस्ट्री का पढ़ो। इक्विलिब्रियम पार्ट 1 जिसमें फिजिकल एंड केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में आपने जाना था। इक्विलिब्रियम होता क्या है, जहां पे और पहली थिंग्स एरो की बात करें तो क्या होता है, ये सपोज ए से बी है तो इसका मतलब ये होता है स्टूडेंट्स, जैसे ये रिएक्शन है ना, अगर नीचे वाला नहीं देखा मतलब ए रिएक्टेंट बी किसमें हो रहा है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट, तो इसको हम रेट ऑफ फॉरवर्ड बोलते हैं। जो आपका सीधा जा रहा है, अगर आपका बी आपके प्रोडक्ट है वो वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा हो, ए में कन्वर्ट हो रहा हो, जिसको हम रेट बोलते हैं बैकवर्ड, तो आप क्या कर सकते हो, रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड इक्वल है तो हम उसको क्या बोलते हैं, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल टू बैकवर्ड केमिकल रिएक्शंस। कंडीशन हमने पढ़ ली थी, क्लोज इक्विलिब्रियम सिस्टम होना चाहिए आपके पास, रिवर्सिबल रिएक्शन में ही लगेगा, याद रखना इरिवर्सिबल रिएक्शन में नहीं पड़ेगा। ये कुछ थिंग्स थी, पार्ट 1 में हम और पढ़ेंगे। अब पार्ट 2 वाले में क्या है स्टूडेंट्स, आयनिक इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन। दैट मींस इक्विलिब्रियम किसी भी सॉल्यूशन में देखना है वहां पे आयंस फॉर्मेशन हो रहे होंगे, आयंस दैट मीन प्लस माइनस। तो यहाँ पे जो सबसे पहली टर्म है उनके बारे में आपको सीखनी पड़ेगी, इलेक्ट्रोलाइट। आप पढ़ते हो ना डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रोलाइट, तो इलेक्ट्रोलाइट को अगर सिंपली डिफाइन करना है तो आप क्या कर सकते हो, यू कैन से दैट इलेक्ट्रोलाइट इज लाइक ए कंपाउंड दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो ऐसा जिसको अपने aqueous सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट क्या करते हो, कंडक्ट करते हो इलेक्ट्रिसिटी। जब आपने मान लो कोई इलेक्ट्रोलाइट लिया, आपने सॉल्यूशंस बैटरी लगा दी, अगर उसने इलेक्ट्रिसिटी अपने में से पास होने दी, दैट मींस वो इलेक्ट्रोलाइट है। अगर वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर रहा, इसका मतलब वो क्या आपके पास है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ओके, अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है तो इलेक्ट्रोलाइट, नहीं कर रहा तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अब इलेक्ट्रोलाइट के 2 टाइप्स अपने पढ़ते हैं हम, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये वो वाली बातें हैं जो मेन थिंग्स अगर किसी को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा तो आपका रिवीजन हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं, अब आपको ये पता चल गया कि कंपाउंड है जो इलेक्ट्रिसिटी तो कंडक्ट कर रहा है, अगर मान लो आपको 100% उसमें आयन टूट रहे हैं। अब आपको ये सिंपल सी बात पता है स्टूडेंट, जैसे कंडक्टेंस की बात करें, करंट की बात करें, किसकी वजह से होता है, आयनों की फ्लो से। अब आप ये समझिए, मैंने कहा कि इस सॉल्यूशन में 100 आयन है और इसमें 1000 आयन है, तो बताइए किसमें करंट ज्यादा फ्लो, 1000 में। तो जितने नंबर ऑफ आयन पड़ेंगे उतना ही करंट फ्लो ज्यादा करेगा, इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा कंडक्ट। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, जहां पे कंप्लीट डिसोसिएशन हो जाए आयनों का, कंप्लीट डिसोसिएट इनटू आयन, मतलब 100% डिसोसिएशन, ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो ऑलमोस्ट। और वीक इलेक्ट्रोलाइट में कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होता है यहाँ पे, तो इसमें क्या हो सकता है, हाफ बोल सकते हो आप, इनकम्प्लीट डिसोसिएशन। जैसे फेमस एग्जांपल आप एसिटिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड, इसमें आ जाएगा, इसमें NaCl आ जाएगा, KCl आ जाएगा, एसिड आ जाएंगे। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दैट कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू आयंस, वीक इलेक्ट्रोलाइट जो कंप्लीटली डिसोसिएट ना हो। ये थिंग्स आपने पढ़ी। फिर इसमें आप ये देखते हो स्टूडेंट्स, एक टर्म आती है आपकी अल्फा। अल्फा को हम क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या आयनाइजेशन। क्या बोलते हैं आप इसको, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और आयनाइजेशन। अगर जनरल थिंग्स बताएं तो आप समझ रहे होंगे कि डिसोसिएशन का मतलब ही तोड़ना होता है, आयंस बनाना, आयंस दैट मींस प्लस और माइनस। आयनाइजेशंस में भी आप सॉल्यूशंस में आयंस बना रहे हो, ठीक है। सपोज ऐसे मान सकते हो, सपोज NaCl का कोई सॉल्यूशन है, ये आपने इक्विलिब्रियम रिएक्शन की, तो Na प्लस आयन बन गया Cl नेगेटिव, ठीक है। एक सॉल्यूशन आप ले सकते हो, AQ लिख दिया आपने, AQ लिख दिया, हमने ऐसे बोला आपको। अब सुनिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप फेमिलियर टर्म है आयनाइजेशन और आपका डिसोसिएशन, सेम टर्म हम यूज करेंगे इस वाले में। लेकिन वैसे अगर हमको बेसिक डिफरेंस अगर आपसे कोई पूछ ले तो आपका क्या होता है, डिसोसिएशन का मतलब स्टूडेंट्स यहाँ पे उसके लिए यूज करेंगे कि एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें पहले से प्लस माइनस एग्जिस्ट कर रहे थे। सपोज NaCl है, उसमें पहले से आपको पता है कि सोडियम प्लस है देता है, क्लोरीन लेता है, माइनस आयन है। तो दैट मीन्स एक ऐसा कंपाउंड जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे थे उसमें आयन, आपको सॉल्यूशन बनाने में अपने और टूट गया अपने प्लस और माइनस को। बट आयनाइजेशन वर्ड वहां यूज करते हैं स्टूडेंट्स, अगर कोई कंपाउंड न्यूट्रल है मान लो पहले, और सॉल्यूशन में डालने के बाद उसमें आयन प्रोड्यूस हो रही है, प्लस माइनस की फॉर्मेशन हो रही है, उसको आयनाइजेशन। बट यहाँ पे पूरी चैप्टर में आप एक सिमिलर वर्ड यूज करोगे इन दोनों का एक साथ। वैसे ये मेन डिफरेंस आपको जस्ट फॉर योर नॉलेज बता दिया है कि क्या डिफरेंस है। अब स्टूडेंट्स आपसे पूछ ले, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया कि डिफाइन कीजिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री मतलब कितना करेगा आपका आयनाइजेशन, कितना होगा या डिसोसिएशन कितना होगा, तो उसको डिनोट करते हैं हम अल्फा से। तो उसका फार्मूला होता है स्टूडेंट्स, जितने मोल आप लेते हो, नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटेड, और नीचे हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ मोल टेकन। मान लो ऐसे समझिए कि NaCl के आप 100 मोल लेके चले थे, ठीक है, मैंने आपको कह दिया कि 80 टूट गए,
तो ऊपर 80 आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा 100। अगर मान लो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो कंप्लीट 100 के 100 टूट जाएंगे। तो हम ऐसे बोल सकते हैं न्यूमेरिकल्स के लिए कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। 1 कब आएगा, 1 कब आ जाएगा, जितने आए मान लो आप लेके चले थे उतने ही टूट गए तो 1 ही आएगा ना आपके पास ऐसे। और लेकिन इसके लिए हमेशा लेस देन 1 रहेगा, लेस देन 0.05% ही रहता है वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो अल्फा आपको पता चल गया, स्ट्रॉन्ग वीक क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। फिर इसमें एक टर्म पढ़ी थी आपने ओस्टवेल डाइल्यूशन लॉ। क्या पढ़ा था आपने, ओस्टवेल डाइल्यूशन लॉ, ठीक है। उसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं कि ओस्टवेल डाइल्यूशन लॉ क्या होती है वो देखिए। पहली बात स्टूडेंट्स, जो आपकी ओस्टवेल डाइल्यूशन लॉ है वो कौन सी इलेक्ट्रोलाइट के लिए लगती है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। कौन सी लगती है, वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब आप ये देखिए, वैसे जर्नल भी अगर आपसे कोई पूछ ले इक्विलिब्रियम कहाँ है स्ट्रॉन्ग में तो कैसे होगा। अब मान लिए कि NaCl लेके चले थे समझाने के लिए, NaCl के 100 मोल लिया आपने, रिएक्शन स्टार्ट कर दी। अब 100 के 100 टूट गए, मान लो Na प्लस में Cl नेगेटिव। अब वापस तो कैसे आएंगे, वो तो आई टूट चुके हैं तो रिवर्स नहीं हो सकते। लेकिन इक्विलिब्रियम कैसे एग्जिस्ट होगा, तो एग्जिस्ट कहाँ पे होगा, सिर्फ वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक में कैसे होगा, मान लो आप रिएक्शन शुरू किया आपने, ये 100 थे, टूट गया, थोड़ी देर बाद देखा ये 50 बचे पास। अब इक्विलिब्रियम में क्या हो सकता है, जितने टूटे हैं फिर से वो आ सकते हैं अनडिसोसिएटेड। लेकिन स्ट्रॉन्ग में तो ऐसा है नहीं आपके पास, तो ओनली किसमें होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट में। ये बात याद रखना है, यू शुड रिमाइंड दैट पॉइंट। ओस्टवेल डाइल्यूशन लॉ क्या होता है स्टूडेंट्स, ये अगर इसका निकाले न्यूमेरिकल तो ये आता है अल्फा इज इक्वल टू √Ka/C। मतलब क्या है, देखिए कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट ले लीजिए एसिड, सपोज ये है एसिटिक एसिड में जब आप पानी ऐड करते हो इक्विलिब्रियम में रिएक्शन, तो यहाँ से ये रिएक्शन बनती है CH3CO नेगेटिव प्लस में H3O प्लस। अब बताइए स्टूडेंट, ये आपका एसिड में पानी तो डिसोसिएट होकर एसिटेट आयन और हाइड्रोनियम बन गया। अगर आपके इसको लिए Ka लिखना है तो आप कैसे लिखोगे, व्हाट इज द K, सिंपल K क्या होता है, रेशियो होता है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बाय में रिएक्टेंट। अब बताइए इस रिएक्शन में प्रोडक्ट कौन आपके पास, CH3CO नेगेटिव और साथ में कौन है H3O प्लस, और यहाँ पे कौन है CH3COH। अगर पानी की हम यहाँ पे कांस्टेंट मान लें तो ये 1 हो जाएगा सीधा ही। तो ये आपने क्या लिख दिया, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ Ka, ठीक है। अब मानिए स्टूडेंट्स जी कि मान लो आप ये रिएक्शन स्टार्ट करके चले हो, हम समझाने के लिए बता रहे हैं, इसको C है स्टार्टिंग में, C मतलब 5 ml लेके चले हो, 10 लेके चले हो, ये भी C मान लो। कब पानी की कांस्टेंट लिखने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं बना, रिएक्शन शुरू नहीं किया तो एक भी आई नहीं बना, दैट मींस 0 है। अब बताइए थोड़े टाइम T के बाद में आपने देखा कि C में से कुछ घट गया है, C कंसंट्रेशन साथ में रहेगी और अल्फा क्या रहेगा, जितने टूट गए, ओके। तो ये कितने आयन बनेंगे, C अल्फा। कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम C क्यों लिखा, C तो कंसंट्रेशन साथ रहेगी ना भाई, 5 ml लेके चले थे उसी में तो होंगे ना, कितने अल्फा डिग्री ऑफ आयन भाई कितने टूटे हैं आपके। अब मान लिए मैंने कहा कि 100 लेके चले थे, तुमने थोड़ी देर बाद देखा यहाँ 80 बचे, इसका मतलब 20 टूट गए, ये आयन 20 टूट गए ना आपके, तो ये C अल्फा लिख दिया। अब बताइए मेरे को K लिखना है, तो K CH3 की प्रोडक्शन, इसकी कंसंट्रेशन कितनी आएगी C अल्फा, और यहाँ पे भी क्या आएगी C अल्फा, और इसका कितना आएगा C माइनस C अल्फा। मेरे को बताइए ऊपर अगर हम रिएक्शन को सोल्व करें तो क्या आएगा, C² अल्फा स्क्वायर, कॉमन ले लिया C 1 माइनस अल्फा, एक C से C कट गया, तो क्या फार्मूला निकला स्टूडेंट्स आपका, Ka इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा, ओके। C is the concentration, alpha is the degree of dissociation ionization, 1 minus। अब देखिए अल्फा की वैल्यू वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए बहुत कम होती है, लेस देन 0.05, तो इसको आप नेगलेक्ट कर सकते हो। नेगलेक्ट कर दोगे तो हम सीधा K इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, C अल्फा स्क्वायर। अब यहाँ से मेरे को अल्फा निकालोगे तो क्या आ जाएगा, √Ka/C। अगर आपको पेपर में कह दे कि डिफाइन ओस्टवेल डाइल्यूशन लॉ, तो अगर फॉर्मूला बताए तो आप इजीली डिफाइन कैसे बोलोगे, according to Ostwald dilution law for a weak electrolyte the degree of dissociation ionization डायरेक्टली किसके हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट एसिड, इनवर्सली किसके है, स्क्वायर रूट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन। अगर मान लो आपको कहते वॉल्यूम की टर्म में बताइए, तो एज वी ऑल नो स्टूडेंट C क्या होता है आपका N/V मतलब नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम। अब देखिए अगर 1 मोल की बात हो रही है तो N क्या हो जाएगा, अगर हम N/V पुट करें, N 1 है तो क्या फार्मूला निकल गया आपका, अल्फा इज इक्वल टू √Ka/V। तो आप अगर वॉल्यूम में आपसे कोई पूछे तो यू कैन सिंपली डिफाइन एज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ वॉल्यूम। कंसंट्रेशन में पूछे तो आप डिफाइन कर सकते हो द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन, ओके। तो दैट्स इज योर ओस्टवेल डाइल्यूशन। 2 से 3 मार्क्स डेरिवेशन आ सकता है आपको, फार्मूला यहाँ न्यूमेरिकल आए तो डिसोसिएशन कांस्टेंट मिलेगा C मिलेगा, एंड यू कैन इजीली कैलकुलेट द अल्फा वैल्यू। उसके बाद स्टूडेंट इसमें कुछ टर्म्स पढ़ी थी आपने। अब देखो एसिड हो चाहिए आपका, बेस हो चाहिए, साल्ट हो, ये सारे किस में आते हैं स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोलाइट में। अब आपने ना 10th क्लास में अगर आप अभी आप 11th में हो तो दैट मींस 10th तो करके आए हो ना आप सभी, तो उसमें आपने कुछ टर्म पढ़ी थी, उन्हीं टर्म का फिर से यूज आएगा। अब देखिए अब यहाँ पे चलेगा काम एसिड का, बेस का, ओके।
एसिड बेस। अब 10th क्लास के अकॉर्डिंग आप पढ़ते थे कि स्टार्टिंग में क्या थोड़े एसिड खट्टे होते हैं, श्योर होते हैं, पीएच बीटर होते हैं, कड़वे होते हैं। फिर पीएच स्केल के हिसाब से देखते थे कि 0 से 7 अगर एसिड है, 7 से 14 बेस है। फिर आप लिटमस के बेसिस पे करते थे, H+ की कंसंट्रेशन ज्यादा है OH से तो एसिड है, OH की कम है। इस टाइप के डिफरेंट वे थे, क्लासिकल कंसेप्ट हम बोल सकते हैं, वो आपको पता है जो 10th क्लास में आप पढ़ के आए हो। फिर कुछ साइंटिस्ट आए जिन्होंने अपने बेस पे डिफाइन किया कि एसिड और बेस क्या है। तो फर्स्ट साइंटिस्ट जो आपको पढ़ना है, कई बच्चे कह रहे थे मैम ये याद ही नहीं हो रहे, तो हम एक शॉर्ट सा वे बताएंगे, उसे याद रख लेना। तीनों को एक साथ कवर करेंगे। एरेनियस का सुनेंगे, फिर हम पढ़ेंगे ब्रोनेस्टेड लोरी कंसेप्ट पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे लेविस कंसेप्ट। ये 3 ही आपको साइंटिस्ट हैं जो पढ़ना है और कुछ नहीं है। जो बातें बताई रफ कॉपी में नोट कर लीजिएगा ताकि जब भी आपका आप उन पॉइंट को रिमाइंड रखें। अब देखिए एरेनियस भाई साहब ने क्या कहा, एरेनियस साइंटिस्ट आप बोल सकते हो, क्या कहा इन्होंने ये कहा एसिड के लिए, फर्स्ट थिंग्स एसिड के लिए इन्होंने कहा कि जब हम किसी सॉल्यूशन में, एक्वस सॉल्यूशन पानी में डाल देते हैं, तो अगर वहां पे H+ आयन प्रोड्यूस हो रही है दैट मींस वो आपका एसिड है। अगर आपके OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस हो रहे हैं तो आपका पास क्या है, वो बेस है OH नेगेटिव। जैसे मान लो सपोज HCl को पानी में डालते हो तो क्या आयन बनेंगे आपके, HCl नेगेटिव हो गया, मान लो H+ हो गया आपके पास। अगर H+ इसके साथ कंबाइन होगा तो हाइड्रोनियम। अगर आपने किसी कंपाउंड को डाला आपको सॉल्यूशन में और वहां से H+ आयन बन रही हैं तो दैट मीन एसिड। अगर मान लो अन्य OH को डालो तो अन्य प्लस OH, तो OH नेगेटिव तो बेस। 10th क्लास में भी इतना पता था आपको। ब्रोनेस्टेड ने क्या कहा, ब्रोनेस्टेड ने ये कहा आपके पास, जो ब्रोनेस्टेड लोरी कंसेप्ट हम जिसको बोलते हैं, एसिड उसको टेंडेंसी है H देने की, H को जो डोनेट करे, और बेस उसको कहेंगे जो H को एक्सेप्ट करे। मतलब क्या है इसका भाई बताइए, हम एक रिएक्शन लेते हैं फिर बताते हैं। सपोज NH3 में जब पानी मिला रखा है, इक्विलिब्रियम में रिएक्शन होती है, ये बनता है NH4+ और यहां बन जाता है OH नेगेटिव। अब मेरे को ये बताइए एक बार, इस रिएक्शन में NH3 था यहाँ पे, अब NH3 ने एक H ले लिया, हाइड्रोजन जो लेगा एक्सेप्ट करेगा वो यहाँ पे कैसे काम करेगा जी, ब्रोनेस्टेड बेस। H2 में दो H थे, अब इसने एक दे दिया आपके पास, तो यहाँ पे जी कैसे बिहेव कर रहा है, एसिड। अगर हम इसी रिएक्शन को ऐसे ले लें स्टूडेंट्स, HCl डाल लें और उसमें पानी ले लें, अगर यहाँ रिएक्शन पूछे आपसे तो Cl नेगेटिव बनता है और साथ में H3O+। अब मेरे को बताइए पानी यहाँ पे कैसे है, HCl में H इसके पास है, रिएक्शन में देखिए H इसने दिया है, Cl नेगेटिव आएगा यहाँ पे, सॉरी। तो यहाँ पे देखिए ब्रोनेस्टेड ने हमें कहा कि जो H दे रहा है, डोनेट कर रहा है, तो वो कैसे बिहेव कर रहा है जी, एसिड। अब बताइए पानी में कितने H थे, 2 थे, यहाँ एक H एक्स्ट्रा आ गया, दैट मींस एक्सेप्ट किया उसने, लिया है तो एज ए बेस। तो पानी देखिए इस रिएक्शन में एसिड की तरह काम कर रहा था, इसमें बेस। तो जरूरी नहीं है कि एक ही काम करेगा, तो आपको रिएक्शन को देखकर पहचानना आना चाहिए कि ब्रोनेस्टेड एसिड है या बेस है। कैसे पहचानोगे, जो H+ लेगा तो एसिड, जो देगा तो आपका बेस। ऐसा नहीं, अपोजिट बोल दिया हमने, जो H+ देगा वो एसिड और जो लेगा वो बेस। ओके, ये याद रखना आपको ब्रोनेस्टेड। एक दो रिएक्शन याद रख ले। अब सुनिएगा, इन्होंने यही बताया कि अगर कोई एसिड है तो एसिड में, अगर तुम पेपर में आपके क्वेश्चन ऐसे कह देंगे कि एसिड का कंजुगेट बेस बनाइए, क्या बनाइए, बेस। तो याद रखना अगर तुम्हें एसिड का कंजुगेट बेस बनाना है तो एक H घटा दीजिए, रिमूव कर दीजिए। अब यहाँ इस रिएक्शन में एसिड का कंजुगेट बेस कौन है, OH नेगेटिव, और NH3 बेस का अगर आपको कंजुगेट एसिड बनाना तो उसमें एक H ऐड कर दी। तो इस रिएक्शन में ये इसका कंजुगेट एसिड है और ये इसका कंजुगेट बेस है। और याद रखना अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है तो उसका कंजुगेट बेस वीक मिलेगा, अपोजिट मिलेंगे। अगर बेस स्ट्रॉन्ग है तो कंजुगेट एसिड वीक मिलेगा। ओके, तो ये वाली बात है, ब्रोनेस्टेड इतना कर लोगे दैट्स इनफ। नेक्स्ट देखते हैं हम लेविस। ये तीनों साइंटिस्ट हैं, इनमें से एक पेपर में आपको देखने को मिलता है जब आपका बोर्ड एग्जाम्स होता है जो नॉर्मली होते हैं, और या फिर वैसे भी पूछ सकते हैं आपका स्कूल क्लास में, वहां पे टेस्ट दे रहे हो आप। लेविस ने क्या कहा, लेविस ने ये कहा, इसने काम किया इलेक्ट्रॉन का। किसका काम किया, इलेक्ट्रॉन का। इससे पहले हम आपको एक लिमिटेशन बता दें। अब देखिए एरेनियस ने तो एक ही बात बोली थी, अगर कोई कंपाउंड H+ दे रहा है दैट मीन्स वो एसिड है, अगर कोई कंपाउंड OH दे रहा है इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, वो बेस है। लेकिन पहली लिमिटेशन क्या थी, सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन में आयन की बात की थी इसने। सेकेंड थिंग्स, अब देखिए जितने भी मेटल के ऑक्साइड होते हैं, सपोज सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, तो आप 10th क्लास में एक बात पढ़ के आए हो कि मेटल के साथ जो ऑक्सीजन है, मेटल ऑक्साइड, इनका नेचर कैसा होता है स्टूडेंट्स, बेसिक। कैसा होता है, बेसिक। लेकिन एरेनियस ने तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी इसकी, दैट मीन्स जो मेटल के ऑक्साइड है उनका नेचर एरेनियस एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो वो उसकी लिमिटेशन बन गई। ठीक है, ऐसे ही आपने 10th क्लास में ये भी पढ़ा था कि कुछ ऐसे ऑक्साइड हैं जो दोनों टाइप से बिहेव करते हैं, एसिडिक, बेसिक, एम्फोटेरिक, जिंक और एल्यूमिनियम। नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं, तो ये इसकी लिमिटेशन थी। ऐसे ब्रोनेस्टेड ने सिर्फ
H+ की टर्म में ही बताया था, लेकिन जैसे BF3 है, AlCl3 है या कोई पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज है उनके बारे में इसने नहीं बताया था। अब लेविस ने एक बात बताई थी, उसने काम चला था इलेक्ट्रॉन का। तो लेविस ने ये कहा एसिड उसको बोलेंगे हम लेविस एसिड जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे, जिसकी टेंडेंसी हो एक्सेप्ट करने की, और बेस उसको बोलेंगे जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करे। पहली बात तो इसने ये कहा कि जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे ले वो लेविस एसिड है, जो दे वो बेस है। जैसे हमारे पेरेंट्स पैसे देते हैं हमें, तो देते हैं तो हम क्या करते हैं एक्सेप्ट करते हैं, तो हम एसिड है वो दे रहे हैं तो एज ए लेविस बेस काम कर ले हैं आपके लिए। अब सुनिए पहली बात। दूसरी बात इसने कहा एक्सेप्ट कर रहा है, दैट मींस आपके ऊपर चार्ज कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है किसी पे, सपोज H+ है आपके पास या और कोई चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, कॉपर +2 है, तो चार्ज पॉजिटिव दिखे दैट मींस कमी है आपके ऊपर, तो वो किस में चला जाएगा, एसिड में। या आपके पास इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, जैसे मान लो BCl3 है। अब बताइए बोरोन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है, 3 क्लोरीन से ले लिया तो टोटल कितने बचे। अब आपको पता स्टेबिलिटी के लिए 8 चाहिए इसको, तो इसकी टेंडेंसी क्या होगा, लेने की रहेगी ना, तो दैट मींस ये भी कैसे बिहेव करेगा, एसिड। या इसके पास खाली ऑर्बिटल पड़े हैं, वैकेंट ऑर्बिटल है, तो उसमें एक्सेप्ट कर सकता है, तो एसिड। बेस के लिए याद रखना जो टेंडेंसी रखेगा डोनेट करने की, या जिसका ऑक्टेट फ्री है, या जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, या कोई न्यूट्रल स्पीशीज है। नेगेटिव जैसे सपोज OH नेगेटिव है, क्लोरीन नेगेटिव है, F नेगेटिव, जहां पे भी नेगेटिव दिख जाए तो वो लेविस बेस है। न्यूट्रल सपोज जैसे मान लो NH2 है, OH है, ठीक है, अब इनके ऊपर लोन पेड पर एक्स्ट्रा तो ये दे सकते हैं, तो ये ऐसे कैसे भी हो करेगा आपके पास लेविस बेस। तो ऐसे आपको पहचानना है लेविस एसिड और लेविस बेस को, ये आप आसानी से पहचान सकते हो। सेकंड थिंग्स उसमें क्या आता है स्टूडेंट्स, अगर आपके किसी सॉल्यूशन में H+ की मात्रा बढ़ रही है कंसंट्रेशन, तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता जाएगा। अगर OH की मात्रा ज्यादा बढ़ रही है तो वो क्या होता जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस। अगर H+ और OH दोनों इक्वल है तो दैट मींस न्यूट्रल। यह बात आपको पता है, आप कर सकते हो इजीली। फिर आपको क्वेश्चन में आता है कि डिसोसिएशन कांस्टेंट एसिड का लिखना बताइए बेस का, तो आप लिखना बता चुके हो, हम एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं 2 मिनट के लिए, फिर आपका हो जाएगा। मतलब क्या है इसका स्टूडेंट्स कहने का, सपोज मेरे को ये बताइए हमने कोई एसिड कंपाउंड ले लिया HA, उसमें आपने पानी डाला तो ये टूट जाएगा किसमें, A नेगेटिव में, और यहाँ बन जाएगा हाइड्रोनियम आयन। इसको आप HA मतलब A कुछ भी हो सकता है, सपोज तुम्हारा HCl हो सकता है, HF हो सकता है, एसिटिक एसिड हो सकता है, कुछ भी। जनरल रिएक्शन एसिड की तुम्हें कहेंगे डिसोसिएशन कांस्टेंट लिख के बताइए। अब बताइए मेरे को K कैसे लिखोगे, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और बाई में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। रिएक्टेंट कौन है, HA और साथ में कौन है, H2। H2 कांस्टेंट मानो तो इसको 1 मान सकते हो। अगर आपको कोई बेस दे रखा हो सपोज BOH NaOH हो, KOH हो, तो यहाँ पे क्या बनता है स्टूडेंट्स, OH नेगेटिव और साथ में क्या बनेगा। अब बताइए ये बेस आपके पास, सपोज मैंने कहा कि Na+ और OH, तो यहाँ पे बनेगा सपोज B नेगेटिव है आपका और हाइड्रोनियम आयन H3O+ अगर बन रहा है तो BO नेगेटिव करोगे ना, तो प्रोडक्ट बेस कौन आ जाएगा, ये प्रोडक्ट कंसंट्रेशन, बाई में क्या आ जाएगा रिएक्टेंट, तो आप KB लिख लोगे, आसान सी बात है। अब मेरे को ये बताइए आप, ये आपने K लिखना सीख लिया, KB। अगर पानी का लिखना हो तो, अगर मान लो ये आपके पास पानी है, ठीक है, अगर एक दूसरे पानी को आप ब्रेक कर रहे हो तो पानी किसमें टूटेगा, H+ और OH नेगेटिव। अब आयनिक प्रोडक्ट लिखना है, पानी के लिए KW यूज करोगे तो किसकी प्रोडक्ट होगी, H+ की कंसंट्रेशन कितनी है और साथ में OH नेगेटिव, KW को आप सीधा लिख सकते हो। इसकी कंसंट्रेशन -7 आती है, -7 टोटल 14 करते हो, ठीक है। वैसे पानी की हम pH देखते हैं तो 7 आती है ना, वो 10 की पावर -7, वो फार्मूला अलग होता है। KW लिखना हो तो आयनिक प्रोडक्ट होता है H+ की, OH नेगेटिव। डिसोसिएशन कांस्टेंट एसिड का लिखना हो बेस का, आप इजीली लिख सकते हो। अगर फिर ओस्टोन डाइल्यूशन ला से अगर आपको 2 एसिड दे रखे हो तब फार्मूला क्या आएगा, मान लो एक एसिड की स्ट्रेंथ दे रखी है A1, दूसरे की A2, तो फार्मूला क्या निकल जाएगा, √K1 बाई में K2। मतलब क्या है स्टूडेंट्स, आपने ओस्टोन डाइल्यूशन ला से एक फार्मूला देखा था √K/C, C अगर सेम है तो C कट जाएगा तो K1 बाई क्या आ जाएगा, K2 आ जाएगा। आप इजीली कर सकते हो, बेस है तो KB1 बाई KB2, आसानी सी थिंग्स है, आप इजीली कर सकते हो। इसमें ये चीज बता दी। फिर आपका आता है टॉपिक एसिडिटी। तो एसिडिटी का आपका 2 ही है आपके सिलेबस में, एक तो है हैलोजन एसिड का, एक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेस। हैलोजन एसिड का सिर्फ ऐसे है, आपको कह देंगे कि HF है, HCl है, HBr है, सिलिकॉन है। एसिडिटी का मतलब क्या है, कितना आसानी से H+ दे सकता है। बताइए मेरे को कि जब आप पीरियडिक टेबल में नीचे की तरफ आते हो तो साइज बढ़ती जाती है, तो दैट मीन जितना साइज दूर होगा तो आसानी से H+ निकाल सकते हो। तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है, HI, फिर कौन HBr, फिर कौन HCl। अगर आपको ऐसे कंपाउंड देते जिसमें चार्ज से, तो याद रखना एसिडिटी होती है वो डायरेक्टली डिपेंड करेगी ऑक्सीडेशन स्टेट। जितनी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती जाएगी ना मेटल वाले कंपाउंड, तो उतनी एसिडिटी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट थिंग्स आपका एक और दे रखा है, सपोज एक CH4 दे रखा था, एक आपका दे रखा था आई थिंक NF3, एक दे रखा था आपका NF3 नहीं था शायद NH3 था, और एक दे रखा था पानी, और एक था HF। आपसे पूछा हुआ था बताइए पोलरिटी कैरेक्टर का रीजन बताइए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब बताइए पोलर चीज आप देख रहे हो,
पोलर होने के लिए प्लस माइनस होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस अच्छा होना चाहिए। बताइए मेरे को सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है? फ्लोरीन। तो HF सबसे ज्यादा हो गया। फिर पानी के बाद आपको एक रूल बता रखा है F1, सबसे अच्छा फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन। HF हो गया, फिर पानी। अब NH3 और CH4 में बताइए नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन ज्यादा है H से CH4 वाले से, तो सबसे कम इसका हो जाएगा, फिर इसका, फिर इसका, सबसे ज्यादा इसका। तो ये दो ही ऑर्डर थे आपके। नेक्स्ट वाले में क्या है कि पॉलीप्रोटोइक एसिड, जहां पे एक से ज्यादा एसिड, मान लो एक तो हो मोनोप्रोटिक हो गया, जिसमें दो हो सकते, H2SO4 है आपके पास, ठीक है, 2 H दे सकता है। ऐसे पॉलीप्रोटिक बेस है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, 2 H दे सकता है। इस टाइप के उनका आपको एसिडिटी डिसोसिएशन कांस्टेंट देखना है। लास्ट में फिर इसमें आता है एक हेंडरसन हेसलबर्ग इक्वेशन है, पीएच वाला फार्मूला पीके का। तो नेक्स्ट पार्ट में हम पार्ट 2 कंप्लीट कर देंगे, और जो पार्ट 1 है उसको हम सिंगल शॉट में कर लेंगे। 4-5 टॉपिक है, लीच-एटेड प्रिंसिपल है इसका इंपॉर्टेंट, फिजिकल केमिकल इक्विलिब्रियम है, 2-3 कंसेप्ट और हैं। तो अगर आपको अच्छा लगे कंटेंट तो आप जरूर बताना, और एचटेट की वीडियोस भी जल्दी ही आने वाली हैं, तो आप कमेंट करते रहना अगर इसके अलावा आपको कोई अदर नीड है तो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो थैंक यू एंड स्टे हैप्पी और हेल्थी, कीप लर्निंग।